गुड मॉर्निंग सभी को। फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का एमपीपीएससी टारगेट लाइव बैच में। इसमें हम मध्य प्रदेश की इकोनॉमी जो हमारे सिलेबस में 6th यूनिट है इसे पढ़ रहे हैं। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं एक अलग से वीडियो में कि हमारे सिलेबस में दिया क्या है और हमें पढ़ना क्या है। इन शॉर्ट में एक बार फिर से उसे इंट्रोड्यूस जस्ट कर देता हूं कि भाई हमारा जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से इसे सुन लो और समझ लो क्या लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या का वितरण एवं और मानव संसाधन। तो अब मानव को संसाधन बनाने के लिए जो चीजें जिम्मेदार होती है वो यहां लिखी हुई थी, शिक्षा। फिर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ था स्वास्थ्य और तीसरा पॉइंट लिखा हुआ था कौशल, जिसमें से पहले पॉइंट शिक्षा पर अब हम बातें करने वाले हैं। एक बार मुझे हिंट कर दीजिए कि क्या वॉइस और वीडियो क्वालिटी दोनों क्लियर है, तो मैं इसको स्मूथली आगे बढ़ाता हूं कि भाई हमें शिक्षा पढ़नी है। शिक्षा क्या होती है? मानव को मानव संसाधन बनाने का एक प्राथमिक टूल, एक यंत्र, एक तरीका जिसके माध्यम से किसी मानव को मानव संसाधन में बदला जाता है। देवेंद्र बोल रहा है जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। चलो, हमने शिक्षा पहले मुझे ये बताओ कि भैया आवाज सब क्लियर है, क्योंकि आवाज सब क्लियर होगी तो सब काम सही हो पाएगा। उमा, आप बताओ कि आपको वो जो गूंज रही थी आवाज वो क्लियर हो गई, अभी आवाज सही आ रही है? हमने शिक्षा को पढ़ना है कि मानव संसाधन को मानव संसाधन बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन क्योंकि हम इसे इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में जब शिक्षा पढ़ी जाती है तो इकोनॉमिक्स में केवल अर्थव्यवस्था में केवल और केवल आंकड़े और वो योजनाएं पढ़नी होती हैं जो कि मानव को मानव संसाधन के रूप में बदलती हैं। बहुत ध्यान से इसे देखना है। तो अब हम देखने वाले हैं कि भाई सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले गणेश जी का नाम ले लें, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए, और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए इस मूल टॉपिक पे आएंगे शिक्षा पर। ये शिक्षा जो है वो हमें कहां कहां मिलती है? दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से मिलती है, एक स्कूली शिक्षा और एक होती है उच्च शिक्षा। क्यों ये दोनों जरूरी है? क्यों हमें ये दोनों चीजें दी जाती हैं? स्कूली शिक्षा किसी भी मानव में मानवीय गुणों और मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाने का काम करती हैं या सामाजिक बनाने का काम करती हैं। प्राणी छोड़ दो, गड़बड़ करेगा। उसमें मानवीय गुणों और सामाजिक गुणों के साथ साथ उसके गुणों का विकास, उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी का विकास करने का काम करती है। जबकि उच्च शिक्षा किसी विशेषज्ञ विषय से संबंधित होती है और किसी विषय का विशेष ज्ञान उसे प्रदान किया जाता है, विशेष ज्ञान उसे या गुण प्रदान किया जाता है। हमने समझा कि शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना हुआ है, जो कि संस्कृत का एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है सीखना, और सीखना एक जीवन पर्यंत प्रोसेस है। हमने लेकिन फिर भी एक चैनल तो बना ही लिया कि बच्चों को कैसे कैसे सिखाएंगे हम, क्योंकि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ केवल और केवल कुछ डाटाज और कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में, कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ना होगा। उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कानून की बात करेंगे जो मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया। हमारे यहाँ क्या चलता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मध्य प्रदेश और भारत में इस कानून के माध्यम से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है कि छोटे छोटे बच्चों को, हम बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे। अब यहां से आपके काम की चीजें शुरू होती हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम मध्य प्रदेश का को क्या नाम है? उसका नाम है 2009। ठीक है, इसे कब लागू किया? भारत पर लागू करने की तारीख अलग होगी, मध्य प्रदेश पर लागू करने की तारीख अलग है। इसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में 2011 को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत किया गया। ये दोनों ही बातें आपको समझ लेना है। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश का
मध्य प्रदेश, ये पॉइंट में समझो कि मध्य प्रदेश निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम कब आया? 2009 में आया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? 2009 में। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बहुत अच्छे से सेट कर लेना। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, लेकिन स्कूली सेशन, और ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 2011 में लागू हुआ। इस अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से किया गया। किसके माध्यम से किया गया इसका क्रियान्वयन? क्योंकि भाई सरकार कोई नीति बनाती है तो उसे इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसे इंप्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए सर एकदम क्लियर आवाज है, ठीक है, थैंक यू भाई उमा, थैंक यू। तो भाई ये जो समग्र शिक्षा हमें देनी है बच्चों को, ये सबको शिक्षा देनी है, उसके लिए एक योजना बनानी होगी जिसका हमने नाम रखा समग्र शिक्षा अभियान। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समग्र शिक्षा अभियान किसके तहत चलाया जाता है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत चलाया जाता है। ये एक पॉइंट क्लियर हो। आगे, मध्य प्रदेश के शासकीय तथा निजी शिक्षण संस्थानों में प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर स्कूलों का नामांकन की स्थिति, अब मैं स्कूल में कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं उसका डाटा बताने वाला हूं। ये देखो आप सबके सामने एक टेबल है, इस टेबल में क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है बालक, यहाँ लिखा हुआ है बालिका, और फिर ये योग, और ये डाटा है 2021 का, सॉरी 20-21 का, और यहाँ डाटा दिया हुआ है 2022-23 का। तो हमें क्या करना है? तुलना करनी है कि नामांकन, पहले एक शब्द समझ लो, नामांकन दर। नामांकन दर क्या होती है? ये नामांकन दर एक शब्द है, हमें जो समझना है कि भाई नामांकन दर का मतलब होता है किसी भी बच्चे को एडमिशन देने की, जैसे मान लीजिए इसे और क्लियरली समझो, नामांकन दर ये क्या होती है? एक गांव है, इस गांव में 100 बच्चे पढ़ने की उम्र के हैं। एक गांव में जो बच्चे स्कूल में पढ़ने चाहिए जिनकी उम्र है उनकी संख्या है 100, और उन 100 बच्चों में से 50 बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। तो हमारे इस गांव की नामांकन दर क्या होगी? नामांकन दर होगी 50%। ध्यान से समझना, किसी एक उम्र में जितने बच्चे स्कूल में पढ़ सकते हैं उनमें से जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके परसेंटेज को हम कहते हैं सर ये आंकड़े याद करने हैं। हाँ बच्चे, उसमें से कुछ आंकड़े हमें याद करने वो बताता हूं। तो नामांकन दर क्या होती है? किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में जितने बच्चे स्कूल जा सकते हैं और उनमें से जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके परसेंटेज को हम कहते हैं नामांकन दर। मतलब जिन लोगों ने स्कूल में एडमिशन ले लिया है उनकी परसेंटेज को कहा जाता है नामांकन दर। मान लो कि इस गांव में 100 बच्चे थे, उनमें से 2 बच्चे अंधे थे, 4 बच्चे लंगड़े थे और बाकी के बच्चे स्वस्थ थे। बाकी के कितने बच्चे? 94 बच्चे। और इस स्कूल में 4 बच्चे गरीबी के कारण एडमिशन नहीं लेते हैं और ये वाले 6 बच्चे छूट जाते हैं। तो इन 10 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया और बाकी 90 बच्चों ने स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो इस गांव की एडमिशन लेने की दर अर्थात नामांकन की दर क्या होगी? नामांकन की दर होगी 90% या 90% नामांकन यहां पर हो गया। स्कूल कितने जाएंगे इससे अलग बात है। नामांकन का मतलब जिन्होंने स्कूल के रजिस्टर में अपने एडमिशन फॉर्म भर के एडमिशन ले लिया है वो है 90। हमारे देश में या हर देश में नामांकन दर कितनी होती चाहिए? 100 में से 100। कि भाई स्कूल में कोई बच्चा अंधा है तो उसके लिए स्कूल का ब्रेल लिपि का स्कूल हो, ये इस बच्चे के लिए कुछ अलग व्यवस्था हो, इन बच्चों के लिए कॉमन स्कूल हो। तो हमारे यहाँ नामांकन दर समझ में आई होगी आपको कि नामांकन दर क्या होती है। तो अब स्कूलों में मैं नामांकन का आंकड़ा पढ़ा रहा हूं 2021-22 का और 20-21 का, फिर हमारे पास 21-22 भी है और 22-23 भी है। तो इतना सारा याद नहीं होगा, इसलिए मैं सीधे बताता हूं 1 से 5 तक की क्लास में हमारी बालकों का एडमिशन होता है 35.36%। कितना होता है? 35.36। बालिकाओं का एडमिशन होता है 32.38 और टोटल कितने बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं? 67%। बात समझ में आ रही होगी। 100 में से
67 बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं। कौन सी क्लास में? प्राथमिक कक्षा 1 से 5वीं तक में। आपको मध्य प्रदेश और भारत की स्थिति समझ में आ रही होगी। केवल ये आखिरी का आंकड़ा याद कर लो 22-23 का, क्योंकि सबसे लास्ट आंकड़ा जो भारत की सरकार ने दिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने इकोनॉमी सर्वे में दिया, वो यही है। आप ये मत सोचना है कि मैं 23-24 का आंकड़ा याद कर लूं, क्योंकि यहां भी सिस्टम ऐसा ही होता है। स्कूल लगते हैं 1 जुलाई को और छुट्टियां फिर होती है 30 जून को। तो 30 जून अभी खत्म होगा जब इस साल का, तब उसके आंकड़े आएंगे, और पिछले वाले साल के जो आंकड़े हैं वो अगले साल इकोनॉमिक सर्वे में छापे जाएंगे। तो यहाँ हम 2 साल पीछे चलते हैं आंकड़ों में। फिर माध्यमिक शिक्षा जो है उसमें आप देखेंगे तो परसेंटेज कम हो गया, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियों को गांव में स्कूल नहीं होने के कारण, या उनके जो मतलब बाल विवाह जैसी समस्याएं, ऐसी चीजों के कारण परसेंटेज कम हुआ। बालक 20% हो गए, बालिका 19% हो गई, टोटल वो 40% हो गया। और प्रारंभिक कक्षा में 1 से 8वीं तक अगर टोटल इन सबको जोड़ा जाएगा तो कोई काम का नहीं, वो जोड़ने के, इन सबको जोड़ो ही मत। हमें तो ये दोनों आंकड़े याद रखने हैं, तीसरे वाले को आंकड़े को याद मत रखो। अब आप डिफरेंस समझो बहुत ध्यान से, यहां से प्रश्न एग्जाम में बनेगा कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन रेट था 64% नामांकन दर थी, वो घट करके 21-22 में कोविड के पहले, कोविड के समय वो 74% था, फिर वो घटकर 73 हो गया, और वो अब और घटकर 67 हो गया। मतलब हमारे स्कूल में नामांकन का दर घट रहा है। फिर यहाँ माध्यमिक कक्षा में जो पहले 42% था, फिर वो 42 ही रहा, और अब वो 40 हो गया है। इसका मतलब कि नामांकन का दर घट गया है। बहुत कॉमनली इसे समझ लो। यहाँ क्या लिखा हुआ? मध्य प्रदेश के शासकीय तथा निजी शिक्षण संस्थानों में प्राथमिक और उच्च स्तर के स्कूलों में नामांकन की स्थिति, माने दोनों प्रकार के स्कूलों में हमारे यहाँ बच्चे जितना एडमिशन लेते थे उसमें क्या हो रही है? कमी। मैं बहुत देर से केवल ये आंकड़ा आपके दिमाग में, ये आंकड़ा एकदम रट्टा नहीं भी मारोगे तो चलेगा, लेकिन डिफरेंस समझो कि जो पहले 74%, 100 में से 74 बच्चे स्कूल जाते थे, अब वो 67 बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ नामांकन दर में कमी आ गई है। भारत में तो नामांकन दर में वृद्धि हो रही है, मध्य प्रदेश में नामांकन दर में कमी हो गई है। उसका रीजन हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे के हैं वो आप रट लो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम इसी आंकड़े को 10वीं 12वीं क्लास पर देख लेते हैं। ये है 10वीं 11वीं, और ये है 9वीं 10वीं, और ये है 11वीं 12वीं। यहां पर कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ये भी मैं बता देता हूं। 2020-21, 21-22 और 22-23 के 3 आंकड़े हमारे पास। यहाँ बालक जाते थे 12%, बालिका जाती थी 10%, टोटल जाते थे 22%। मतलब 100 बच्चों में से 22 बच्चे स्कूलों में एडमिशन लेते थे, या स्कूलों में 12वीं और 9वीं, 11वीं और 10वीं, 10वीं और 11वीं की, सॉरी 9वीं और 10वीं की क्लास में एडमिशन लेकर पढ़ते थे। यहां पर वो आंकड़े में थोड़ा सा कमी आया, 21.97 हुआ, और यहाँ और थोड़ा सा कमी आ गया 21.7%। मतलब अगर हमारे मध्य प्रदेश में 100 बच्चे हैं तो उन 100 बच्चे में से केवल 21 या 22 बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं क्लास के स्कूल में एडमिशन लेते हैं। पास कितने होते हैं वो तो छोड़ो, अब हम बात कर रहे हैं मानव संसाधन की। सर इसमें प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों का मिला हुआ है। हाँ भैया, ये मैं आगे और आपको धीरे धीरे, देखो अभी जो मैं समझा रहा हूं उसको थोड़ा सा केवल सुन लो, आगे मैं इसे और क्लेरिफाई करूंगा, फिर जब सरकारी और प्राइवेट का डिफरेंस बताना शुरू करूंगा तब। अभी ये 11वीं और 12वीं देख लो, यहाँ पर 14% बच्चे थे जो भी क्या हो गए 16% पे आ गए, और फिर 15% पे आ गए। तो केवल आंकड़ा रट लो, भी मैं आगे जब चीजें और बताऊंगा तो चीजें एड ऑन होती जाएंगी। अभी केवल ये कि सामने जो स्लाइड है इसी को फोकस करो, मैं भटक जाता हूं नहीं तो। अब हम आते हैं एक और, इस एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉप आउट रेट। क्या पूछा जाता है? ड्रॉप आउट रेट पूछा जाता है, शाला छोड़ने की दर। जैसे हम इंग्लिश में कभी कभी ये ऐसा लिखा होता है DOR,
ड्रॉप आउट रेट क्या होता है भैया? बहुत सिंपल सी बात है, ड्रॉप आउट रेट का परिभाषा समझ लो। जब कोई बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन लेता है और उस पूरे साल भर पढ़ाई किए बिना ही स्कूल छोड़ देता है, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉप आउट रेट। मतलब स्कूल में एडमिशन तो लिया था 10 में, 5 बीमारी या शादी हो जाने या कुछ ना कुछ कारण या गरीबी की वजह से 3 बच्चों ने, 1 बच्चों ने, 2 बच्चों ने स्कूल में से एडमिशन छोड़ दिया। तो 10 में मान लो 100 ने लिया था, 30 ने छोड़ दिया, पूरी नहीं की शिक्षा, तो हमारा ड्रॉप आउट रेट क्या हो गया? 30। तो ये समझो कि हमारे जितने बच्चे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं उसमें से ड्रॉप आउट रेट क्या है। तो ड्रॉप आउट रेट 21-22 में था 3.8%। कहां पर? प्राथमिक कक्षाओं में और माध्यमिक कक्षाओं में ड्रॉप आउट रेट हो गया 8%, जो अब बढ़ रहा है। 3.5 पॉइंट था जो 4.5 हो गया है, और यहाँ 8.37 हो गया है। तो ये तो कम हुआ है 5वीं से 8वीं वाला, लेकिन पहली से 5वीं वाला ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है। बहुत क्लियरली आपको ये समझना है, जो मैं आंकड़ा आपको पढ़ा रहा हूं ये स्क्रीनशॉट, इसलिए मैं इतना सा आंकड़ा लिख सकता था लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट चिपकाए हैं क्योंकि मैं सीधे इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा है वो आप तक पहुंचाना चाहता था। मैं इसमें 1% मिलावट नहीं करना चाहता था, इसलिए स्क्रीनशॉट चिपका दिए। बहुत अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। 3 चीजें समझी हमने, नामांकन प्राथमिक में, नामांकन उच्च शिक्षा में, और नामांकन के बाद पढ़ा शाला छोड़ने की दर। तीनों आंकड़े रटना है क्योंकि एग्जामिनर इनमें से एक ना एक चीज लेकर के क्वेश्चन बनाएगा। लेकिन फिर भी हमारी सरकार जो है वो पीछा नहीं छोड़ रही है। हमारी सरकार कुछ न कुछ नया करके बच्चों को स्कूली शिक्षा देने की कोशिश करती है, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलती है। अब यहां से कार्यक्रम चेंज हो रहा है। सीएम राइज स्कूल योजना, सीएम राइज स्कूल योजना का कॉन्सेप्ट आया 11 जून 2021 को। एक जन को हम शिक्षा देंगे, इसलिए 2021 में कोविड के बाद लाया गया सीएम राइज स्कूल का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक बस्ती में लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च गुणवत्ता वाले एकीकृत विद्यालय, ये शब्द फोकस करना, एकीकृत विद्यालय उपलब्ध कराने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। प्रदेश में कुल 9,200 स्कूल ऐसे विकसित किए जाएंगे। मतलब इन फ्यूचर अगले 5 सालों में हम 9,200 स्कूल बनाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग 274 और जनजातीय कार्य विभाग 94, ऐसे कुल मिलाकर के, दोनों मिलाकर के 9-7-16 होता है, और ये 4 हो गया। 468 स्कूलों का संचालन, 3 हो गया, 3 ना, इनको दोनों को जोड़ दिया मैंने और कुछ नहीं किया। 274 और 94, तो ये होगा 364। टोटल 364 स्कूलों का संचालन हमारे यहाँ, 368 स्कूलों का संचालन हमारे यहाँ किया जा चुका है। अब तक 246 स्कूलों में भवन निर्माण का कार्य पूरा किया जा चुका है इस साल के तक, पिछले साल तक। मध्य प्रदेश में प्रथम सीएम राइज स्कूल भवन का निर्माण गुलाना, ये जगह है, एक जगह क्या है? गुलाना जिला शाजापुर में पूर्ण हो चुका है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, देखो यहां से प्रश्न कैसे बनने हैं। सीएम राइज योजना कब आई? सीएम राइज योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? ऐसा आजकल प्रश्न बनाने लगे हैं ना वो, तो वो एक क्वेश्चन दे देगा कि इस योजना की शुरुआत 2011 में हुई, इसका उद्देश्य एकीकृत विद्यालय सेवाएं उपलब्ध कराना है, इसका उद्देश्य 15 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च गुणवत्ता का स्कूल प्रोवाइड कराना है, और चौथा है कि टोटल 9,200 स्कूल बनाए जाएंगे। पांचवा कि इसके लिए 368 स्कूल अभी खोले जा चुके हैं, जिनमें से 246 के भवन मतलब बिल्डिंग निर्माण का काम चल रहा है। पहला जो स्कूल मध्य प्रदेश में बन चुका है, रेडी हो गया, वो शाजापुर के गुलाना का सीएम राइज स्कूल है। गुलाना शाजापुर का सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश में बिल्डिंग निर्माण करने वाला पहला स्कूल है, जिसका लोकार्पण 17 जुलाई 2023 को किया गया। आपके दिमाग में सीएम राइज स्कूल के बारे में इतने कॉन्सेप्ट एकदम पक्के वाले क्लियर हो, एकदम अपडेटेड डाटा के साथ, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या सबको बेसिक सी बातें, देखो
पिछले वाले लेक्चर में मैंने बातें की थी कॉन्सेप्ट्स की, मैंने वहां कोई डाटा नहीं बताया, वहां प्योरली कॉन्सेप्ट बताया। यहां पर हमें प्योर डाटा याद करना है, क्योंकि एग्जामिनर की इच्छा वो कैसा भी प्रश्न बना सकता है, वो ऐसा भी प्रश्न बना सकता है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले हमारे यहाँ आते हैं सीएम राइज स्कूल में। 2-3 बातें और याद रख लो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो दृष्टिकोण था, में उल्लेखित दृष्टिकोण के अनुरूप सीएम राइज स्कूल जो है वो काम करते हैं, और प्री केजी अर्थात 0 से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को शामिल करते हुए एकीकृत स्कूल परिसर में शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रहे। राज्य के औसत 68% की तुलना में सीएम राइज स्कूलों में 10वीं पास करने वाले बच्चों का जो रेट है वो 100% देखा गया है, ये भी हमें याद करना है। आगे बढ़ते हैं, ये सीएम राइज स्कूल खत्म। अब आते हैं दूसरी वैरायटी के स्कूल जिनको हम मॉडल स्कूल कहते हैं, आदर्श विद्यालय, आदर्श स्कूल। आदर्श स्कूल स्थापित करने का कॉन्सेप्ट 2011-12 में भारत की सरकार लेकर के आती है। कौन लेकर आती है? भारत की सरकार। लेकिन 2015-16 में उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया कि भैया इन स्कूलों को चलाने के लिए हम पैसे नहीं देंगे। तो देखो, भारत की केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत शिक्षा के पिछड़े विकास खंडों में स्कूलों की स्थापना के लिए 2011-12 में इस योजना की शुरुआत की गई। 2015-16 में भारत सरकार ने सहायता बंद कर दी। अब ये पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित होते हैं। क्या दिमाग में सीन क्लियर हो गया? सेंट्रल स्कूल की शुरुआत सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी। केंद्रीय विद्यालय, मॉडल स्कूल, मैं केंद्रीय विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं, मॉडल स्कूल की बात कर रहा हूं, आदर्श विद्यालय। तो ये आदर्श विद्यालय को शुरू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बाद में 2015-16 में उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया, तो अब राज्य की सरकार इनका संचालन कर रही है। 2016-17 से प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 100 सीटें निर्धारित करके इन स्कूलों का संचालन हो रहा है। वर्तमान में 146 मॉडल स्कूल मध्य प्रदेश में संचालित हैं, जिनमें 54,000 बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं या विद्यार्थी अध्ययनरत है। 2022-23 में 55 मॉडल स्कूलों को सीएम राइज योजना में शामिल कर लिया गया, के अंतर्गत विकसित किया गया। 2022-23 में मॉडल स्कूल में कक्षा 10वीं का परिणाम 85% और 12वीं कक्षा का परिणाम 72% रहा। इसका मतलब 100 में से 85 बच्चे पास हो गए, और 12वीं कक्षा में 100 में से 72 बच्चे पास हो गए। सप्लीमेंट्री काउंट नहीं है। सत्र 2023-24 में समग्र शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत 9,550 दिव्यांग बच्चों को, दिव्यांग माने समझते हैं हैंडीकेप्ड, पार्शियली हैंडीकेप्ड जो बच्चे हैं उनके लिए, या डिसेबल जो बच्चे हैं उनके लिए भी इन स्कूलों में 9,500 बच्चों को एडमिशन देकर पढ़ाया गया। प्योरली आंकड़ा है, कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं, आंकड़ा पढ़ो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर पर चलेंगे तो एक परिसर एक शाला का एक कॉन्सेप्ट आया। इसका मतलब है कि एक ही स्कूल में 2 स्कूल ना चले, एक छोटे बच्चों का स्कूल अलग चल रहा है, बड़े बच्चों का स्कूल अलग चल रहा है। तो स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग द्वारा कुल मिलाकर लगभग 22,000 परिसरों में स्थित 48,000 शालाओं को एक परिचय एक शाला के रूप में चिन्हित करके इनका विलय कर दिया गया है। फैक्चुअल प्रश्न सीधा इतना बन सकता है, एक परिसर एक शाला योजना क्या है? तो स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग 2 अलग अलग डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ 2 अलग अलग टाइप के स्कूल चलाते हैं। जनजाति कार्य विभाग ST/SC के लिए स्कूल चलाता है, स्कूल शिक्षा विभाग सब बच्चों के लिए स्कूल चलाता है। तो 2 अलग अलग लोग चला रहे थे, इसलिए उनको मर्ज करके 22,000 ऐसे स्कूलों को, परिसरों को जो पास पास में थी उनको कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब टोटल 48,000 स्कूलों को 22,000 स्कूलों में बदल करके शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया। अगली एक पॉइंट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(c). ये धारा क्यों रटवा रहा हूं? क्योंकि मुझे लगता है काम की है। देखो, मैंने बाकी तो धाराएं नहीं रटवाई, एक छोटी सी धारा में आपको रटवा रहा हूं कि स्कूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जो धारा है 12(1)(c) के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त और अशासकीय विद्यालयों से वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को प्री स्कूल की प्राथमिक
प्रवेशिक कक्षा में न्यूनतम 25% सीटों में निःशुल्क एडमिशन देने का प्रावधान है। इसका अर्थ क्या हुआ सरल शब्दों में? इसका अर्थ समझ लो सरल शब्दों में कि कोई भी स्कूल अपने टोटल सीटों में से 25% सीटें फ्री में बच्चों को देगा या गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन देगा। ये 16 लाख से अधिक बच्चे इस तरीके से मध्य प्रदेश में लाभान्वित हो रहे हैं या उनको लाभ मिल रहा है। क्लियरली ये याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, गांधी कन्या विद्यालय, जिसको हम KGBB कहते हैं, क्या कहते हैं? KGBB का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कहा जाता है। इसको समझो। अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक बालक बालिकाओं को आवासीय विद्यालय के रूप में ये विद्यालय दिए जाते हैं। ये जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूं ये पिछले साल का, लेकिन उसमें डाटा मैंने पूरी तरह नया अपडेट कर दिया। पूरा डाटा नया है, एक भी डाटा पुराना नहीं पढ़ाऊंगा। मध्य प्रदेश में 207 आवासीय KGB विद्यालय और 324 कन्या, ये पुराने डाटा से सेम टू सेम था, इसलिए चेंज नहीं किया। इन छात्रों को स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट योजना के माध्यम से जोड़ा गया है। ये प्रश्न एग्जाम में बनने के जैसा है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट योजना। क्या नाम है? स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट योजना। ये किसकी सहायता से चलाई जा रही है? तो यूनिसेफ के सहयोग से इसे चलाया जा रहा है। और जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय पहले 6ठी से 8वीं क्लास की लड़कियों के लिए होते थे, अब उन्हें 6ठी से लेकर सीधे 12वीं क्लास तक करने का आदेश जारी हो चुका है। दो बातें मैंने इसमें अपडेट कर दी। पिछले साल जो पढ़ा था सेम टू सेम है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना जो पहले थी वही है, लेकिन 2 नई करंट अफेयर्स की बातें इसमें ऐड ऑन करनी है। इसमें एक योजना चलाई जा रही है यूनिसेफ की मदद से, जिसका नाम है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट योजना। और दूसरा कि पहले जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलते थे, जो कि आवासीय विद्यालय होते थे, जिसमें रहने की सुविधा के साथ स्कूल दिया जाता है, उसमें 6ठी से 8वीं तक की लड़कियों को पढ़ाया जाता था। अब उन्हें धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से 6ठी से 12वीं किया जा रहा है, या उसका दायरा 6ठी से 12वीं कर रहे हैं। ये अपडेट आप अपने आप में जोड़ लेना। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना क्या है भैया? इसको भी समझ लो। निःशुल्क साइकिल योजना के अंतर्गत 5वीं पास करके 6ठी में प्रवेश लेने वाले ऐसे छात्रों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है जो गांव की किसी बसाहट में निवास रहते हैं और बसाहट के पास में 2 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं होता है। आजकल एग्जामिनर है ना छोटे छोटे शब्दों से क्वेश्चन बनाने लगा है, याद रखना। वो 4 ऑप्शन देता है और उनमें से एक ऑप्शन गलत होता है, 3 ऑप्शन सही होते हैं, और वो ऑप्शन ऐसे ही चीजों से बनाया जाता है कि निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। फिर पहले नंबर पे होगा या 5वीं पास करने वाले बच्चों के लिए लाई गई। दूसरा होगा कि 2 किलोमीटर में अगर स्कूल नहीं है तो यह सहायता दी जाएगी। तीसरा ऑप्शन होगा कि 2024 में मार्च 2024 तक 4,04,444 बच्चों को इसका लाभ दिया गया। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इसमें ई वाउचर पायलट प्रोजेक्ट इंदौर और भोपाल शहर में ये पिछले साल किया था, जो अब नए अगले सीजन में पूरी तरह सब पर लागू हो जाएगा। पूरी तरह वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में ट्रांसफर होंगे पैसे, अभी कुछ कुछ प्लेसेस पे नहीं हुए थे। तो ये 4 बातें हमें इस योजना में याद रखनी। और आगे बढ़ते हैं, सुपर 100 योजना। सुपर 100 योजना क्या है भैया? 10वीं क्लास में अगर 70% आपने बना लिए तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देने को मिल जाता है। उस एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप पास हो जाओगे तो मेडिकल के लिए, जो मेडिकल या इंजीनियरिंग, इन सब के लिए जो IIT, JEE, CA, इनके लिए जो कंपटीशन एग्जाम होती है उनकी तैयारी सरकार फ्री में करवाती है 2 स्कूलों में। 2 स्कूल कौन से हैं? सुभाष एक्सीलेंस स्कूल भोपाल और मल्हार हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। अभी भी ये 2 ही हैं और लगभग 900 बच्चों को इन दोनों स्कूलों में मिला करके प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। 10वीं कक्षा में 70% अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को एक चयन परीक्षा के माध्यम से इसमें प्रवेश दिया जाता है और उन्होंने इंजीनियरिंग
मेडिकल, सीए आदि पाठ्यक्रमों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की फ्री कोचिंग इन स्कूलों में दी जाती है। क्लियर हो गया। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो तो ई स्कूटी योजना, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये पिछली बार नहीं था, अभी आया है, तो याद रख लेना। मध्य प्रदेश में जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, कहाँ है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में प्रथम स्थान पाने वाले बच्चों को, या बालक और बालिका दोनों है, बालक और बालिकाओं को निःशुल्क स्कूटी इसके तहत दी जाती है। 2022-23 में सतत 7,790 बच्चों को इसका लाभ दिया गया। क्लियर हो गया। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। सक्षम, सक्षम क्या है, ये क्या था भैया, सक्षम जो एसटी एससी के हमारे यहाँ विकास खंड हैं, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में 313 विकास खंड हैं। उन 313 विकास खंडों में 89 विकास खंड अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, जो बहुत पिछड़े विकास खंड माने जाते हैं। इनमें 4 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स होता है, 4 वर्षीय प्रशिक्षण है, जो 20 जनजातीय जिलों के 89 विकास खंडों के जनजातीय विद्यार्थियों को दिया जाता है, ताकि उनको कुछ ना कुछ सिखा करके कमाने खाने या लायक बनाया जा सके। इस हेतु जनजातीय विभाग और मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन का नाम याद रखना, मैजिक बस फाउंडेशन, मध्य प्रदेश 2023 में समझौता करके इस योजना को चलाते हैं, ये चला रहे हैं। जनजाति के बच्चों को अलग से एक्सीलेंट बनाने या कौशल देने का काम इस योजना से दिया जाता है। ये याद रखना, सक्षम क्या है, जनजातीय बच्चों के कौशल विकास करने के लिए एक प्लान। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश शिक्षा परिषद, राज्य शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ, 2022-23 में हुआ। इसका अध्यक्ष कौन होता है, शिक्षा मंत्री होते हैं। तो जो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव है, वो इसके पहले अध्यक्ष थे। इसका उपाध्यक्ष जो सचिव होता है शिक्षा विभाग का, वो होता है। और अगला प्रदेश का, वे प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होते हैं, वो इसके सदस्य होते हैं। याद रख लेना, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद बना दी गई है। कब बनाई गई, 2022-23 में। अध्यक्ष कौन होता है, शिक्षा मंत्री, उपाध्यक्ष सचिव, और सदस्य कौन होता है, विभिन्न कॉलेजों के कुलपति। क्लियरली मेंशन हो गया। और आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलो। देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक 2023 में बनाया गया, मार्च के महीने में। कहां बनाया गया, तो जो शाजापुर के पास सुजालपुर है, शाजापुर जिले में एक जगह है सुजालपुर, तो सुजालपुर देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक बना। बैंक की शुरुआत हुई। यहाँ 18 से 35 के जितने भी बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो अगर अपना एडमिशन लेते हैं 10वीं के बाद में, तो उनको स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उनको प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती है कि आपकी नौकरी हम लगवाएंगे। तो 10वीं के पास युवाओं को पहले ट्रेनिंग दी जाती है और गारंटी जॉब देने का काम मध्य प्रदेश शासन करता है। ऐसा एक ह्यूमन कैपिटल बैंक हमने 2023 में बनाया है। आगे ये योजना है कि हर जिले में एक बनाएंगे, लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अगला है नॉलेज कॉरिडोर। ये क्या है भैया, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार ने 5 शहरों में रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज के नए केंद्र खोलने के लिए 5 शहर, कौन कौन से, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल और ग्वालियर को नॉलेज कॉरिडोर से जोड़ दिया है। बस फैक्चुअल बातें हैं, सीधे सीधे सुन करके आगे बढ़ना है। इनको 2-3 बार रीड करोगे तो आ जाएगा इनमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन। युवा सेल, ये क्या है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विद्यालय में मध्य सकारात्मक और आदर्श वातावरण जो है उसको निर्मित करने के लिए 2023 में एक कॉन्सेप्ट लाया गया। क्या होता था कि हमारे कॉलेज में रेगिंग होती थी, दादागिरी, नेतागिरी, पॉलिटिक्स सब कुछ चलता था, तो उसको खत्म करके कॉलेज में अच्छा माहौल बनाने के लिए एक युवा सेल बनाया गया। इसकी शुरुआत 2023 में हुई। इसका संरक्षक होता है कुलपति और उसका अध्यक्ष स्टूडेंट में से ही किसी एक बच्चे को बना लिया जाता है। क्लियरली। आगे भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र। भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र क्या है, मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में आपके सिलेबस में जो वो नए नए टॉपिक जोड़े गए ना, कौन कौन से, वेद, स्मृति, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण, सभा, समिति, बोधिसत्व, तीर्थंकर, इन सब टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमने एक भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र खोला। कहां,
उज्जैन में। याद रखना ये उज्जैन में खोला गया है या इसमें इन सब विषय की तैयारी कराई जा रही है। पुराण, भागवत, ये सब चीजें यहाँ पढ़ाई जाती हैं। अब मैं कुछ करंट अफेयर्स की बातें और पॉइंट पढ़ा देता हूं आपको। ये तो पिछले वाले 2-4 बातें पढ़ाई। वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ कहाँ खोली गई भैया? तो जो हमारा महू है वहां पर एक कॉलेज है, BR अम्बेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय। इसमें 2023 में वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ की स्थापना की गई। एक मिराई प्रोजेक्ट था जो पिछले साल भी पढ़ा था हमने। मिराई प्रोजेक्ट क्या है? जापानी भाषा बच्चों को सिखाने के लिए हमने इंफोसिस कंपनी के साथ समझौता करके नीमच के जावद नाम की जो जगह, जावद नाम की जगह पर, जावद नीमच में एक स्कूल में ये प्लान इंप्लीमेंट किया 2022 में। 3 नाम याद करने हैं। मिराई प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? जापानी भाषा सिखाने से संबंधित है। दूसरा, मिराई प्रोजेक्ट को कौन सपोर्ट कर रहा है? तो इंफोसिस जो कंपनी है वो सपोर्ट कर रही है। इसकी शुरुआत कहां की गई है? तो इसकी शुरुआत नीमच में की गई है। ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट रट करके याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बहुत सिंपल से कुछ नए या करंट अफेयर्स के पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। पहला, पीएम उषा। मैं आपको ये इसका फुल फॉर्म बता चुका हूं। पीएम उषा का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है उच्चतर शिक्षा अभियान, है ना, जो 2013 में चलाया गया था। आपको याद होगा हमने एक पॉइंट बोला था रूसा, है ना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013, जिससे हमने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का विकास करना था। इसी का नया नाम हमने रख दिया पीएम उषा। और इसके तहत अब हर जिले में एक कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, अकादमिक गुणवत्ता और अधोसंरचना का विकास करने के लिए 8 विश्वविद्यालयों को 400 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार ने दी। पहला पॉइंट। इसी के तहत आपको याद रखना है कि हर एक जिले में, प्रत्येक जिले में 55 जिलों में 55 महाविद्यालयों को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में ओपन किया जा रहा है। 2 फैक्टर रट लिए, आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश के समस्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सफल क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। 140 जिला एम्बेसिडर हमने बनाए और 1359 कॉलेज और 2376 युवा सारथी बना दिए। 3 चीजें याद रखना। जब हम कुछ नया प्रोजेक्ट लाते हैं तो हमें उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाने पड़ते हैं एम्बेसिडर। जैसे जब ग्लूकोज आया तो उसने सचिन तेंदुलकर, या बॉर्नवीटा आया तो उसने सचिन तेंदुलकर को हायर किया कि भाई तुम हमारे ब्रांड एम्बेसिडर बनो। तो जब हमारी शिक्षा नीति आई तो हमने 104 जिला एम्बेसिडर बना दिए। याद रखना कितने एम्बेसिडर हैं? जिला एम्बेसिडर 104। फिर याद रखना 1359 कॉलेजों में 2376 युवा सारथी बनाए, जो स्कूल में कॉलेज में ये समझाएं कि क्या नया इंप्लीमेंट होगा इस एजुकेशन पॉलिसी में। क्लियर है? खरगोन, सागर और गुना में नवीन विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। हिंदी भाषा प्रयोगशाला भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में खोली गई है। याद रखना मध्य प्रदेश की पहली हिंदी प्रयोगशाला कहां खोली गई? अटल विश्वविद्यालय में खोली गई। अगला, आगर मालवा में पहला विधि विश्वविद्यालय हम बना रहे हैं। तो पहला विधि विश्वविद्यालय कहां बनाया जा रहा है? पहला विधि विश्वविद्यालय हम बना रहे हैं आगर मालवा में। नाम है रखना आगर मालवा। मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय कहां खोला जा रहा है? जहां सिंहस्थ लगेगा वहां सब हरा हरा करना है, इसलिए ग्रीन विश्वविद्यालय खोला। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। कहा? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जा रहा है। एमबीबीएस की शिक्षा हिंदी भाषा में देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई की स्थापना हमारे इंदौर के मेडिकल एमजीएम मेडिकल कॉलेज में की जा रही है। कुछ बेसिक से फैक्ट थे, 5-10 और सुन लो। 5-10 नए फैक्ट और बता देता हूं। देखो अगले वाले कुछ पॉइंट्स पे चलते हैं। विद्यार्थियों में विदेशी भाषाओं के साथ साथ ड्यूल डिग्री, 2-2 डिग्री एक साथ उपलब्ध कराने के लिए 37 कॉलेजों ने इग्नू नई दिल्ली के साथ
हमारा समझौता हुआ है कि हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं वो एक साथ 2 डिग्री कर सके, एक विदेशी भाषा सीख ले और एक भारत में जो चल रहा है ये सीख ले। इसलिए लिए 37 विश्वविद्यालयों का समझौता हुआ है इग्नू के साथ। शासकीय होलकर विज्ञान कॉलेज को 2024 में A++ रैंकिंग मिली है। और याद रखना मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसे A++ रैंकिंग दी गई है, ये याद रखना NAAC संस्था द्वारा। जयवंत हक्सर कॉलेज कहां पर है? बैतूल, इसे A+ रैंकिंग दी गई है। तो ये दोनों कॉलेज के नाम याद रखना आप लोगों को, ये करंट अफेयर्स में हमें याद रखना है। विश्वविद्यालय स्तर पर 65 स्टार्टअप हमने इस साल शुरू किए हैं। भारत का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय भोपाल और फिर इंदौर में खोला जाएगा। रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय रीवा में है। मध्य प्रदेश का दूसरा आवासीय विद्यालय जो है वह रतलाम में खोला गया। पहला संस्कृत आवासीय विद्यालय कहां पर है? डिंडोरी में है। याद रखना, पहला संस्कृत नहीं सीखोगे तो डंडे से मारेंगे, तो डंडे से मारने वाला डंडोरी में पहला संस्कृत आवासीय विद्यालय। संस्कृत भी सिखाओ और फ्री में रहने की सुविधा भी मिले, रहने को बोलते हैं आवास। तो संस्कृत आवासीय विद्यालय पहला कहां खोला? डिंडोरी में खोला। और मध्य प्रदेश का दूसरा कहां खोला? रतलाम में खोला। याद रह जाएगा। 2-3 पुरानी बातें रिवाइज करा देता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हमने NEP लागू करने वाला मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बना। पहला राज्य कौन सा है? आप कमेंट करके बताएंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, वो आप कमेंट करना। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाया गया था और इसे लागू किया गया। NEP के तहत एक राज्य पाठ्यक्रम की जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाया गया कि पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग पाठ्यक्रम नहीं होने चाहिए कि CBSE की किताब अलग, फिर हमारा NCERT की किताब अलग, MP बोर्ड की किताब अलग। तो इसके तहत हमने क्या किया? MP बोर्ड की किताबों को सरेंडर कर दिया। अब सारे स्कूलों में NCERT पढ़ाई जाने लगी है। हाँ, ये कर्नाटक आंसर सही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाला पहला, लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। मध्य प्रदेश उसे लागू करने वाला दूसरा राज्य है। क्लियरली याद हो गया होगा। अब ये आपको बताना है कि कौन सी समिति बनाई गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए। मैं बता देता हूं कि कस्तूरी रंगन समिति, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर हमने क्या बनाया? हमने एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको शॉर्टकट में NEP कहते हैं। हमारे ये भी याद रखना कि गोंडी, भीली और कोरकू भाषाओं को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जोड़ करके हमने प्राइमरी स्कूल में इसे इंप्लीमेंट करने की योजना बना रखी है, जिसे इस साल इंप्लीमेंट किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और मैं आपको इसमें एड ऑन कर दूं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 2 अलग अलग समितियों की सिफारिश पर बनाई गई कि कस्तूरी रंगन समिति के अलावा एक और समिति आपको बतानी है। उसके अध्यक्ष का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस समिति की सिफारिश पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। के कस्तूरी रंगन तो है ही, एक और समिति है जिसका योगदान था इसको बनाने में, वो आपको कमेंट करना है। मैंने प्राइमरी या शिक्षा से संबंधित बहुत सारा डाटा आप लोगों तक पहुंचाया है। 2 लेक्चर में हमने 2 अलग अलग टाइप की बातें पढ़ी। पहले लेक्चर में हमने केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझने पर फोकस किया कि भाई शिक्षा का कॉन्सेप्ट में हमें इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, मानव संसाधन क्या होता है, पूंजी क्या होती है, मुद्रा क्या होती है। तो वो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो फिर आप डाटा अच्छे से याद कर पाओगे। अब आपको मैंने डाटा भी पढ़ा दिए, आपको केवल और केवल इसको गो थ्रू करना है, एक बार रीड करना है, क्योंकि ये सिंपल से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कि मेरा ही प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ, आवासीय विद्यालय कहाँ खोला गया, डिंडोरी में। पहला जो है वो ह्यूमन कैपिटल बैंक कहाँ खोला गया, शाजापुर में। किस कक्षा के बाद के बच्चों को उसमें एडमिशन दिया जाएगा, 10वीं पास बच्चों को, 18 से 35 की उम्र वाले बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि भैया आपको समझ में आया कि नहीं। ये पहला पॉइंट था हमारा 6ठी यूनिट के दूसरे टॉपिक का, या दूसरी जो वो ये हमारी सीरीज थी उसका। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल 3 पढ़ने हैं, जिसमें से पहला शिक्षा मैंने आपको पढ़ा दिया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा।
क्या सब लोग हैंग हो गए क्या? एक बार कमेंट करके बताओ कि आपको समझ आया कि नहीं। सौरभ ठीक है, आरती हाँ भाई, पूनम सबके मैसेज आ गए। चलो बहुत भैया थैंक यू। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इसको 2-3 बार रीड कर लेना, या रट्टा मारने का कुछ भी नहीं है, केवल समझने की कुछ बातें थी जो हमने अब समझ ली है। कॉन्सेप्ट हमने जो समझना था वो पिछले लेक्चर में समझ लिया। अब हमारा जो वो रेगुलर क्लास होता है ना टॉपिक वाइज, वो कल होगा। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, इससे ज्यादा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।